हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचिंग हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी नोट्स, जो कि सामान्य विज्ञान का है दोस्तों। और क्लास 6 से लेकर 12 तक के ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी दोनों को सम्मिलित करके इस पुस्तक को बनाया गया है दोस्तों। अगर इसका पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर जुड़ जाएँ, आपको इसका पीडीएफ वहाँ मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का अध्याय है 11 और चैप्टर का नाम है दोस्तों चुंबकत्व एवं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और स्रोत के रूप में देखते हैं दोस्तों किस किस स्रोत से लेकर इस अध्याय को बनाया गया है। तो एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 13 चुंबकों द्वारा मनोरंजन, एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य, और एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 6 वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, और एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 7 प्रत्यावर्ती धारा। इन तमाम चैप्टर से मिला के दोस्तों इस अध्याय को बनाया गया है चुंबकत्व एवं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। चलिए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। चुंबक प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जो लौह तत्वों को आकर्षित करने का गुण रखते हैं, उन्हें चुंबक कहते हैं। यानी लौह तत्वों को जो आकर्षित करने का गुण रखता है उसे चुंबक कहा जाता है। प्रकृति में विद्यमान मैग्नेटाइड पत्थर लोहे का अयस्क Fe3O4 में लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है। यह पत्थर एक प्राकृतिक चुंबक है और इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। यानी मैग्नेटाइट पत्थर जो है एक प्राकृतिक चुंबक के रूप में कार्य करता है दोस्तों। कुछ पदार्थों जैसे लोहा, इस्पात, कोबाल्ट आदि से कृत्रिम विधियों द्वारा चुंबक बनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कृत्रिम चुंबक किससे किससे बनाया जाता है? तो लोहा, इस्पात और कोबाल्ट, इन तीनों से जो है कृत्रिम विधियों द्वारा चुंबक बनाया जाता है। इन्हें कृत्रिम चुंबक यानी आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। ये विभिन्न आकृतियों के होते हैं, जैसे छड़ चुंबक, घोड़ानाल चुंबक और चुंबकीय सुई। तो ये सारे जो चुंबक है दोस्तों ये कृत्रिम चुंबक हैं और ये बनाए जाते हैं लोहा, इस्पात या कोबाल्ट के जरिया बनाया जाता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं चुंबक के सामान्य गुण। चुंबक संबंधी कुछ सामान्य गुण इस प्रकार हैं। जब एक छड़ चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया या शांत पानी पर तैराया जाता है तो यह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। तो किस तरफ दिखाएगा दोस्तों? उत्तर और दक्षिण की दिशा में ठहरता है। इसका वह सिरा जो भौगोलिक उत्तर की ओर संकेत करता है उत्तरी ध्रुव, और जो भौगोलिक दक्षिण की ओर संकेत करता है उसे चुंबक का दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के ध्रुवों के समीप अधिक होती है, जबकि चुंबक के मध्य में कम होता है। इसे एक फिगर के द्वारा समझ सकते हैं दोस्तों। मान लीजिए ये एक चुंबक है, इधर नॉर्थ है और इधर साउथ पोल है। तो ये जो ध्रुव है इसके करीब में जो है चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होगी, जबकि ये मध्य वाले भाग में चुंबकीय क्षेत्र कम होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। दो पृथक चुंबकों के दो उत्तरी ध्रुव या दो दक्षिणी ध्रुव जब आपस में लाए जाते हैं तो वे एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। यानी दो पृथक चुंबक हैं और उसके दो उत्तरी ध्रुव या दो दक्षिणी ध्रुव जब आपस में पास पास लाए जाएंगे तो उस स्थिति में क्या होगा कि एक दूसरे को विकर्षित करेंगे। जबकि इसके विपरीत एक चुंबक के उत्तर और दूसरे चुंबक के दक्षिण ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी उत्तर और दक्षिण ध्रुव को अगर एक चुंबक के मिलाया जाए दूसरे चुंबक से तो उस स्थिति में एक दूसरे को ये आकर्षित करेंगे। जबकि कोई दो चुंबक के उत्तर ध्रुव और उत्तर ध्रुव को ही मिलाया जाए तो उस स्थिति में वे एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। यानी दो समान ध्रुव का जो है चुंबक कभी भी एक दूसरे में सटेगा नहीं, वो विकर्षित करेगा दोस्तों। और जो है वो समान ध्रुव का जो भाग होगा वो एक दूसरे को आकर्षित करेगा। किसी चुंबक के उत्तर और दक्षिण ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि किसी चुंबक के उत्तर और दक्षिण ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता। यदि किसी क्षण चुंबक को दो भागों में विभाजित किया जाए तो हमें दो छोटे छोटे अलग क्षण चुंबक मिल जाएंगे, जिनका चुंबकत्व क्षीण होगा। वैद्युत आवेशों की तरह विलगित चुंबक के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव, जिन्हें चुंबकीय एक ध्रुव कहते हैं, का अस्तित्व नहीं है। यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि चुंबक का कभी भी एक ध्रुव नहीं होता है। अगर हम एक बड़े से चुंबक को अगर तोड़ देते हैं तो इस स्थिति में भी नॉर्थ और साउथ पोल यहाँ बन जाएगा, नॉर्थ और साउथ पोल बन जाएगा। यानी चुंबक का जो है एक ध्रुव कभी भी संभव नहीं है। आगे देखते हैं दोस्तों। लोहे और इसकी मिश्र धातुओं से चुंबक बनाने संभव हैं।
चुंबक को गर्म करके हथौड़े से पीटने तथा ऊंचाई से गिराने पर चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि चुंबकत्व का गुण किस तरीके से समाप्त हो सकता है। तो चुंबक को अगर गर्म कर देते हैं या फिर हथौड़े से पीटते हैं तो उस स्थिति में या ऊंचाई से गिराने पर चुंबकत्व का गुण क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। कौन से चुंबक का, तो जो कृत्रिम चुंबक हम लोग बनाते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सके चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है दोस्तों, तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें क्या होता है, चुंबक के प्रभाव का अनुभव होता है। मान लीजिए ये चुंबक है दोस्तों, तो इसके जो क्षेत्र है इस चारों बगल जो है इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव होता है। इस तरीके यानी इससे ही चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, तो टेस्ला होता है। और एक टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस होता है, यानी एक टेस्ला किसके बराबर होता है, 10⁴ गॉस के बराबर होता है। किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद के एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या ही उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता व्यक्त करती है, और इसका मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है दोस्तों। आगे देखते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अवृत्त प्रदर्शित करती है। इन रेखाओं की किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो चुंबकीय बल रेखा क्या है दोस्तों, तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखा क्या होती है कि एक काल्पनिक रेखा के रूप में होती है जो उस स्थान के चुंबकीय दिशा को अवृत्त प्रदर्शित करता है, जो कि रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण निम्नलिखित है दोस्तों, देखते हैं। किसी चुंबक या धारावाही या परिनालिका की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं संततः बंद लूप बनाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि किसी चुंबक की जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो कैसी लूप बनाती है, तो बंद लूप बनाती है। कैसी लूप बनाती है, बंद लूप बनाती है। चुंबक के बाहर इनकी दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है, जबकि चुंबक के भीतर इनकी दिशा दक्षिणी दिशा से उत्तर की ओर होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा बताती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि चुंबक अगर है तो चुंबक के बाहर जो इसकी दिशा होती है वो हमेशा उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर ही होगी, यानी हमेशा नॉर्थ से साउथ पोल की ओर हो सकती है। इस तरीके से हम देख सकते हैं चुंबकीय रेखाओं को दोस्तों कि बाहरी दिशा में जो है दिशा हमेशा नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ ही जो है चुंबकीय रेखा दर्शाती है। नॉर्थ से साउथ पोल ही चुंबकीय रेखा दर्शाती है, जबकि अंदर की ओर जो है ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। क्षण चुंबक की क्षेत्र रेखाएं इस रूप में हम लोग देख सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। क्षेत्र के लंबवत रखे गए तल के प्रति इकाई क्षेत्रफल से जितना अधिक क्षेत्र रेखाएं गुजरती है उतना ही अधिक उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र बी का परिमाण होता है। यानी जितना ज़्यादा जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी तो उतना ही चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस स्थिति में कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक ही नहीं रह जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों चुंबकीय द्विध्रुव। तो चुंबकीय द्विध्रुव क्या है दोस्तों, समान सामर्थ्य के दो विजातीय चुंबकीय ध्रुवों को एक दूसरे से अल्पमत दूरी पर रखने पर निर्मित निकाय को चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। यानी मैग्नेटिक डायपोल क्या है दोस्तों कि समान सामर्थ्य के दो विजातीय चुंबक को ध्रुवों को एक दूसरे के अल्पमत दूरी पर रखने पर निर्मित निकाय को चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। यानी एक का अगर इधर नॉर्थ लेते हैं दोस्तों और दूसरे का इधर साउथ लेते हैं तो इस तरीके से दो ध्रुव का निर्माण हो रहा है और इसे ही चुंबकीय द्विध्रुव यानी मैग्नेटिक डायपोल कहते हैं। किसी चुंबक के ध्रुवों के द्वारा चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने के सामर्थ्य को ध्रुव सामर्थ्य कहते
है। इसका मात्रक एम्पियर मीटर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि ध्रुव सामर्थ्य क्या है, तो किसी चुंबक के ध्रुवों के द्वारा चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर जो आकर्षित करने का सामर्थ्य यानी शक्ति होता है उसे ही ध्रुव सामर्थ्य कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, भूचुंबकत्व तथा उसके अवयव। भौतिक विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत पृथ्वी के चुंबकत्व का अध्ययन किया जाता है उसे भूचुंबकत्व यानी जियोमैग्नेटिज्म कहते हैं। पृथ्वी इस तरह व्यवहार करती है जैसे इसके गर्भ में बहुत शक्तिशाली चुंबक रखी हो, जिसका दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर तथा उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की ओर है। यानी पृथ्वी के जो चुंबक रखा हुआ है इस तरीके से निर्धारित है कि पृथ्वी का जो दक्षिणी ध्रुव है वो चुंबक का जो दक्षिणी ध्रुव है वो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर और उत्तरी ध्रुव जो पृथ्वी का है चुंबक का है वो पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की ओर आशांकित होता है। यानी इस रूप में जो है चुंबक काम करता है पृथ्वी का। आगे देखते हैं दोस्तों, वह ध्रुव जो पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के निकट है उत्तरी चुंबकीय ध्रुव कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो वह ध्रुव जो पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के निकट है उत्तरी चुंबकीय ध्रुव कहलाता है। इसी प्रकार पृथ्वी के भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव के निकट स्थित ध्रुव दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव कहलाता है। किसी भी स्थान पर भौगोलिक उत्तर व भौगोलिक दक्षिण को मिटाने वाली रेखा में से होकर गुजरने वाली लंबवत तल भौगोलिक याम्योत्तर कहलाता है, यानी ज्योग्राफिकल मेरिडियन कहलाता है। किसी भी स्थान पर पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा अर्थात पृथ्वी की चुंबकीय अक्ष से होकर गुजरने वाली लंबवत तल को चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है यानी अर्थात पृथ्वी की जो चुंबकीय अक्ष से होकर गुजरने वाली लंबवत तल है उसी को ही चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अवयव। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को 3 अवयवों द्वारा व्यक्त किया जाता है। पहला है दोस्तों दिक्पात कोण, दूसरा नमन कोण और तीसरा है चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। यानी पृथ्वी के जो चुंबकीय क्षेत्र के अवयव हैं उसे 3 रूप में देखा जा सकता है, एक दिक्पात कोण, दूसरा नमन कोण और तीसरा चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज घटक। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अवयव निम्नलिखित है दोस्तों। पहला देखते हैं दिक्पात कोण। तो दिक्पात कोण क्या है दोस्तों, देखते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर तथा भौगोलिक याम्योत्तर के मध्य निर्मित कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। यानी दिक्पात कोण क्या है दोस्तों, तो चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के मध्य निर्मित जो कोण होता है उसे ही दिक्पात कोण कहते हैं। दिक्पात कोण उच्चतर अक्षांशों पर अधिक एवं विषुवत रेखा के पास कम होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि दिक्पात कोण जो होगा वो उच्चतर अक्षांशों पर अधिक होगा और विषुवत रेखा के पास क्या होगी, कम होगी। नीति कोण यानी एंगल ऑफ डिप। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के मध्य निर्मित कोण को नीति कोण कहते हैं। तो नीति कोण क्या दोस्तों कि पृथ्वी के जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और क्षैतिज दिशा के मध्य जो निर्मित कोण होता है उसे ही नीति कोण कहते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि यह ध्रुवों पर 90 डिग्री होता है तथा निरक्ष पर 0 डिग्री का मान होता है। ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों कि ध्रुवों पर नीति कोण का मान कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है तथा निरक्ष पर कितना होता है, 0 डिग्री होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज घटक यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किसी स्थान पर पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक H से ऊर्ध्वाधर घटक V में वियोजित कर सकते हैं। प्रायोगिक दृष्टिकोण से इनमें क्षैतिज घटक अधिक महत्वपूर्ण होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। क्षैतिज घटक तथा ऊर्ध्वाधर घटक से निम्नलिखित संबंध होता है। तो BE बराबर होता है √H² प्लस V² और tan थीटा बराबर होता है दोस्तों V/H। जहाँ इस तरीके से हम देख सकते हैं दोस्तों कि H जो है क्षैतिज घटक है, V ऊर्ध्वाधर घटक को डिनोट करता है जबकि BE चुंबकीय क्षेत्र को डिनोट करता है। आगे देखते हैं दोस्तों, चुंबकत्व से संबंधित परिभाषाएं। पदार्थों के चुंबकीय गुणों से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं निम्नलिखित है। चुंबकीय प्रेरण यानी मैग्नेटिक इंडक्शन। जब किसी
चुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह पदार्थ चुंबकित हो जाता है। इस प्रकार चुंबकत्व को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चुंबकीय प्रेरण क्या होता है कि जब किसी चुंबकीय पदार्थ को जो है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है कि पदार्थ भी चुंबकित गुण पा लेता है और इस प्रकार उत्पन्न चुंबकत्व को ही चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। चुंबकन की तीव्रता, पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न नेट चुंबकीय आघूर्ण को उस पदार्थ की चुंबकन की तीव्रता कहते हैं। यानी चुंबकन की तीव्रता I बराबर m/v होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं चुंबकीय तीव्रता। तो चुंबकीय तीव्रता क्या है? मैग्नेटिक इंटेंसिटी, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए पदार्थ को चुंबकित करने की क्षमता को उस क्षेत्र का चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। यानी चुंबकीय तीव्रता क्या है दोस्तों कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए पदार्थ को चुंबकित करने की जो क्षमता होती है उस क्षेत्र को ही चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों चुंबकशीलता। चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र यानी B, चुंबकीय तीव्रता यानी H के अनुपात को चुंबकशीलता कहते हैं। यानी चुंबकशीलता लैम्डा बराबर होता है B/H, जहां B चुंबकीय क्षेत्र है दोस्तों और H जो है चुंबकीय तीव्रता को डिनोट करती है। आगे देखते हैं दोस्तों आपेक्षिक चुंबकशीलता। चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता यानी लैम्डा तथा वायु की चुंबकशीलता λ0 के μ0 के अनुपात को उस पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। μr बराबर μ/μ0 होगा दोस्तों। चुंबकशीलता को μ से डिनोट करते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए पदार्थ के चुंबकन की तीव्रता यानी I एवं उससे उत्पन्न होने वाले चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता H के अनुपात को उस पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। वायु में चुंबकीय प्रवृत्ति का मान 0 होता है। तो चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है दोस्तों कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए पदार्थ के चुंबकन की तीव्रता एवं उससे उत्पन्न होने वाले चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता यानी H के अनुपात को उस पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों चुंबकीय व्यवहार के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। पहला देखते हैं दोस्तों प्रतिचुंबकीय पदार्थ, डायमैग्नेटिक मटेरियल। ये वे पदार्थ होते हैं जिनमें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में अधिक तीव्रता वाले भाग से कम तीव्रता वाले भाग की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो चुंबक लोहे जैसी धातुओं को तो अपनी ओर आकर्षित करता है परंतु यह प्रतिचुंबकीय पदार्थों को विकर्षित करता है। उदाहरण के लिए बिस्मथ, तांबा, सीसा, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, एसटीपी पर पानी, सोडियम क्लोराइड आदि। सबसे अधिक और समान प्रतिचुंबकीय पदार्थ अतिचालक होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सबसे अधिक जो असमान प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं वो क्या हैं? अतिचालक पदार्थ हैं। जैसे जर्मेनियम हो गया दोस्तों, ये जो है पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों अनुचुंबकीय पदार्थ यानी पैरामैग्नेटिक मटेरियल। वे पदार्थ होते हैं जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षीण चुंबकत्व प्राप्त कर लेते हैं। उनमें क्षीण चुंबकीय क्षेत्र से सशक्त चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है। अर्थात इस रूप में हम समझ सकते हैं दोस्तों कि ये चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा आकर्षित होते हैं। यानी ये जो चुंबक की तरफ जो आकर्षण करने वाला गुण होता है वो बहुत कम होता है। वो कौन कौन सा है दोस्तों? तो उदाहरण के रूप में याद रखना है दोस्तों, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कौन कौन से हैं? तो एल्युमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन, कॉपर क्लोराइड, ये सब अनुचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण हैं। तो अनुचुंबकीय पदार्थ में क्या होता है कि चुंबक का गुण बहुत कम ही होता है दोस्तों, यानी चुंबक इसे अपनी ओर बहुत कम मात्रा में अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। वो पदार्थ क्या है? एल्युमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन, कॉपर क्लोराइड। आगे देखते हैं दोस्तों लौह चुंबकीय पदार्थ यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ये वे पदार्थ होते हैं जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर शक्तिशाली चुंबक बन जाते हैं। इनमें चुंबकीय क्षेत्र के क्षीण भाग शक्तिशाली भाग की ओर चलने की तीव्र प्रवृत्ति होती है। अर्थात वे चुंबक की ओर भारी आकर्षण बल का अनुभव करते हैं। यानी ये
न लोह चुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत वैसे पदार्थ आते हैं जो दोस्तों चुंबक अपनी ओर उसे आकर्षित करती है। उदाहरण के रूप में देखते हैं दोस्तों लोहा, कोबाल्ट, निकल, गैलियम आदि। वह ताप जिस पर कोई लौह चुंबकीय अनुचुंबक में परिवर्तित हो जाता है उसे क्यूरी ताप कहते हैं। क्यूरी ताप क्या है दोस्तों कि कोई लौह चुंबकीय जो है अनुचुंबक में परिवर्तित हो जाता है जिस ताप पर, उसे ही क्यूरी ताप कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों विद्युत चुंबक। इलेक्ट्रोमैग्नेट एक वो अस्थायी चुंबक है, यानी विद्युत चुंबक कैसा चुंबक है दोस्तों? वो अस्थायी चुंबक है। लोह चुंबकीय पदार्थ से बनाए गए वे चुंबक जो अल्प समय के लिए चुंबकत्व का गुण धारण करते हैं वो अस्थायी चुंबक कहलाते हैं, यानी टेम्पोररी मैग्नेट कहलाते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए एक नरम लोहे के क्रोड को परिनालिका के भीतर अक्ष के अनुदिश रखकर परिनालिका में धारा प्रवाहित कर देते हैं। नरम लोहे की क्रोड चुंबक बन जाती है और इनका चुंबकत्व तभी तक रहता है जब तक कि धारा प्रवाहित होती रहती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जो है विद्युत चुंबक किसका बनाया जाता है, तो नरम लोहे के क्रोड का चुंबक बनाया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों विद्युत धारा चुंबक बनाने हेतु प्रयुक्त लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता बहुत उच्च एवं धारणशीलता बहुत कम होती है। विद्युत चुंबक का अनुप्रयोग विद्युत घंटियों, ध्वनि विस्तारक एवं दूरभाषा यंत्रों में किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि विद्युत चुंबक का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो विद्युत घंटी में और ध्वनि विस्तारक में और दूरभाषा यंत्र में भी जो है विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। और विद्युत चुंबक में क्या होता है दोस्तों कि चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता बहुत अधिक होती है जबकि जो धारणशीलता है वो कम होती है। आगे देखते हैं दोस्तों अस्थायी चुंबक। वे पदार्थ जो कमरे के ताप पर लोह चुंबकीय गुण दीर्घ काल के लिए बनाए रख सकते हैं अस्थायी चुंबक यानी परमानेंट मैग्नेट कहलाते हैं। शक्तिशाली अस्थायी चुंबक बनाने के लिए पदार्थ की धारणशीलता तथा निग्राहिता उच्च होती है। अस्थायी चुंबकों के लिए उपयुक्त पदार्थ एल्निको, लोह, एल्युमिनियम और निकेल, कोबाल्ट, स्टील, टिकोनल आदि होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि अस्थायी चुंबक के लिए क्या क्या प्रयुक्त है, तो एल्निको यानी लोहा, एल्युमिनियम और निकेल आ गया इसके अंतर्गत दोस्तों। इसके अलावा कोबाल्ट, स्टील और टिकोनल जो है महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या है दोस्तों? किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में कोई समतल पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल वेक्टर A हो तो पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स यानी चुंबकीय फ्लक्स BA बराबर BA cos थीटा होगा, जहां B जो है चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है दोस्तों और A पृष्ठीय क्षेत्रफल को दर्शाती है। आगे देखते हैं दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। आगे देखते हैं दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रेरण। वह परिघटना जिसमें चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न होती है उसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना में कुंडली एवं चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की खोज फैराडे एवं हेनरी ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, फैराडे एवं हेनरी ने की थी। फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कुछ नियम है दोस्तों, देखते हैं। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दो नियम हैं। फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कितने नियम हैं दोस्तों? दो नियम हैं। प्रथम नियम फर्स्ट लॉ कहता है दोस्तों जब किसी परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तब इसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। यदि परिपथ बंद है तो विद्युत वाहक बल के कारण परिपथ में एक विद्युत धारा भी प्रेरित हो जाती है। परिपथ में विद्युत वाहक बल केवल तभी तक प्रेरित रहता है जब तक कि परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है और इसे ही फैराडे का प्रथम नियम कहा गया है दोस्तों। आगे देखते हैं द्वितीय नियम क्या है दोस्तों कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा नियम क्या कहता है दोस्तों कि किसी परिपथ में जो
प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन की ऋणात्मक दर है उसके अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर होता है d∅/dt होता है। इसे फैराडे का द्वितीय नियम कहा गया है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं लेंज का नियम। तो लेंज का नियम क्या कहता है दोस्तों कि लेंज के नियमानुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हो रही है। यानी लेंज के नियम के अनुसार क्या है दोस्तों कि विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि यह उस कारण का ही विरोध करने लगती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों कि लेंज का नियम किस पर आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। आगे देखते हैं दोस्तों स्व प्रेरण या अन्योन्य प्रेरण। तो क्या है दोस्तों, जब एक परिपथ में बहने वाली धारा में परिवर्तन होता है तब परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप परिपथ में एक प्रेरित विद्युत बल स्थापित हो जाता है और यही घटना स्व प्रेरण यानी सेल्फ इंडक्शन कहलाती है। जब दो चालक पास या लूप एक दूसरे के सन्निकट हो तथा उनमें से एक चालक में प्रवाहित धारा का मान में परिवर्तन करें तो दूसरे चालक में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, तब इस परिघटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं यानी म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या है दोस्तों कि जब दो चालक पास या लूप एक दूसरे के सन्निकट होते हैं यानी एक दूसरे के आसपास आ जाते हैं तो उनमें से एक चालक में जो प्रवाहित धारा का मान होता है उसमें परिवर्तन करते हैं अगर, तो दूसरे चालक में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो उत्पन्न होने लगता है और इस घटना को ही अन्योन्य प्रेरण नाम दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं भावर धाराएं। तो भावर धाराएं क्या है दोस्तों कि जब किसी चालक वस्तु से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो धातु के संपूर्ण आयतन में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती है। यानी अगर चुंबकीय फ्लक्स में जो है परिवर्तन होगा तो उस स्थिति में क्या होगा दोस्तों कि धातु के संपूर्ण आयतन में जो प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती है जो संबद्ध फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करती है और ये धाराएं चक्करदार होती है, इसलिए इन्हें भावर धाराएं कहते हैं। भावर धाराएं कुछ अनुप्रयोग में उपयोग की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भावर धारा के कुछ अनुप्रयोग देखते हैं। रेलगाड़ी में चुंबकीय ब्रेक यानी मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन्स। तो कुछ विद्युत चालित रेलगाड़ियों में पटरियों के ऊपर प्रबल विद्युत चुंबक स्थित होते हैं। जब विद्युत चुंबकों को सक्रिय किया जाता है तो पटरियों में प्रेरित भावर धाराएं रेलगाड़ी की गति का विरोध करती है। क्योंकि यहाँ कोई यांत्रिक संयोजन नहीं है इसलिए ब्रेक के कारण किसी प्रकार के झटके नहीं लगते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों विद्युत चुंबकीय अवमंदन यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डंपिंग। कुछ धारा मापियों की क्रोड स्थिर होती है तथा वो चुंबकीय धात्विक पदार्थों की बनी होती है। जब कुंडली दोलन करती है तो क्रोड में उत्पन्न होने वाली भावर धाराएं इसकी गति का विरोध करती है तथा कुंडली को तेजी से विराम अवस्था में ले जाती है। इसे ही विद्युत चुंबकीय अवमंदन के रूप में हम लोग समझ सकते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं प्रेरण भट्टी यानी इंडक्शन फर्नेस। यह उच्च ताप उत्पन्न करने के लिए उपयोग की जा सकती है तथा घटक धातुओं को पिघलाकर मिश्र धातु तैयार करने के काम आ सकती है। एक कुंडली में उच्च आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है और यह कुंडली उन धातुओं को घेरे होती है जिनको पिघलाना होता है। धातुओं में उत्पन्न होने वाली भावर धाराएं उच्च ताप उत्पन्न करती है जो उन धातुओं को पिघलाने के लिए पर्याप्त होती है। आगे देखते हैं दोस्तों विद्युत शक्ति मीटर यानी इलेक्ट्रिक पावर मीटर। इसमें धातु की चमकदार डिस्क भावर धाराओं के कारण ही घूर्णन करती है। कुंडली में ज्वाक्रिय परिवर्ती धाराओं से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों से डिस्क में प्रेरित विद्युत धाराएं उत्पन्न होती है। आगे देखते हैं दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा तथा दिष्ट धारा यानी एसी और डीसी करंट देखते हैं दोस्तों। वह विद्युत धारा जिसका परिमाण व दिशा आवर्त रूप से बदलता रहता है। प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग
करंट यानी एसी कहलाती है। तो एसी करंट यानी प्रतिवर्ती धारा क्या होती है कि परिमाण व दिशा आवर्त रूप में इसका क्या होता है, बदलता रहता है। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। सुदूर स्थानों पर बिना ऊर्जा क्षय की विद्युत धारा को प्रत्यावर्ती धारा के रूप में प्रेषित किया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लंबे दूरी तक जो है विद्युत ऊर्जा का क्षय किए बिना जो विद्युत ऊर्जा का स्थानांतरित किया जाता है वो कौन सा होता है, एसी होता है। और इसकी धारा की आवृत्ति क्या होती है, 50 हर्ट्ज होती है। वह विद्युत धारा जिसका परिमाण निश्चित रहता है तथा परिपथ के किसी बिंदु पर एक ही दिशा में प्रवाहित होती है उसे डिस्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट कहते हैं। तो डायरेक्ट करंट में क्या होता है दोस्तों कि धारा का परिमाण क्या होता है, निश्चित होता है और परिपथ के किसी भी बिंदु पर एक ही दिशा में प्रवाहित होती है उसे डिस्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट या डीसी करंट कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, विद्युत मोटर। विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव के कारण किसी चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक पर बल लगता है। इसी सिद्धांत के प्रयोग से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति को विद्युत मोटर कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, विद्युत मोटर क्या करता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। विद्युत का उपयोग बिजली के उपकरण, जल पंप, आटा चक्की, बड़ी बड़ी मशीनें, विद्युत पंखे आदि को चलाने में किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, विद्युत जनित्र। यह वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि हम लोगों ने विद्युत मोटर देखा तो वो क्या करता था, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता था, जबकि विद्युत जनित्र क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत जनित्र यानी इलेक्ट्रिक जनरेटर कहलाता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी विद्युत जनित्र किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने वाले जनित्र को प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, इस तरीके से रचना देख सकते हैं। एसी जनित्र में एक प्रबल वैद्युत क्षेत्र की एक आयताकार कुंडली होती है जिसमें अस्थायी चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है। इसमें बल आघूर्ण द्वारा धारा उत्पन्न होती है। इसमें दो स्लिप रिंग कुंडली के संपर्क में रहते हैं जो बल वाहक ब्रूस के साथ होते हैं जो बिना किसी अवरोध के घूमते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, डिस्ट जनित्र। तो ऐसा विद्युत धारा जो समय के साथ अपनी दिशा नहीं बदलता है डिस्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट कहलाती है। इसकी रचना देखते हैं दोस्तों, तो एसी जनित्र की रचना डीसी डायनमो की तरह समान होती है। इसमें स्लिप, कंप्यूलेटर, स्प्लिट रिंग आदि का प्रयोग किया जाता है। इस परिपथ में एक ब्रूस हमेशा वैद्युत क्षेत्र के में आगे बढ़े हाथ के संपर्क में रहता है और दूसरा पीछे बढ़े हाथ के संपर्क में रहता है। आगे देखते हैं दोस्तों, ट्रांसफार्मर। वह युक्ति जिसके द्वारा वोल्टता या धारा के मान को घटाया या बढ़ाया जाता है ट्रांसफार्मर कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि ट्रांसफार्मर क्या है, तो इसके द्वारा वोल्टता या धारा के मान का बढ़ाया या घटाया जा सकता है। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों, तो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर दिष्ट वोल्टताओं के लिए उपयोगी नहीं है। कार्य के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यानी ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या है कि यह निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में बदलता है, जबकि अपचाई ट्रांसफार्मर यह उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता में बदलता है। यानी है ना, ऊंचाई यानी स्टेप अप क्या करता है कि निम्न प्रत्यावर्ती वोल्ट जो होती है उसको उच्च प्रत्यावर्ती वोल्ट में बदलता है, जबकि अपचाई यानी स्टेप डाउन क्या करता है कि उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता में परिवर्तित करता है। इसे इस डायग्राम के रूप में देख सकते हैं दोस्तों। ये ट्रांसफार्मर क्रोड है। आगे देखते हैं ट्रांसफार्मर की बनावट को समझते हैं थोड़ा दोस्तों, कि ट्रांसफार्मर में दो कुंडलियां होती है जो एक दूसरे से विद्युत रुद्ध होती है। वे एक नर्म लोह क्रोड पर लपटी होती है और इसमें एक कुंडली दूसरे के ऊपर लपटी होती है, या फिर दोनों कुंडलियां क्रोड की अलग अलग भुजाओं पर लिपटी होती है। एक कुंडली को प्राथमिक कुंडली यानी प्राइमरी कॉइल,
कहते हैं। इस पे NP लपेटे होते हैं। दूसरी कुंडली को द्वितीय कुंडली यानी सेकेंडरी कॉइल कहते हैं और इसमें NS लपेटे होते हैं। प्राथमिक कुंडली निवेश कुंडली होती है, जबकि द्वितीय कुंडली ट्रांसफार्मर की निर्गत कुंडली होती है। कार्यविधि देखते हैं दोस्तों किस तरीके से कार्य करती है। जब प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाई जाती है तो परिणामी धारा एक प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करती है, जो द्वितीय कुंडली से संयोजित होकर इसके सिरों के बीच एक विद्युत वाहक बल प्रेरित करता है। इस विद्युत वाहक बल का मान द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। आगे देखते हैं दोस्तों उपयोग। तो इसके उपयोग क्या क्या हैं दोस्तों। तो विद्युत उत्पाद केंद्रों में से दूरस्थ स्थानों पर विद्युत ले जाने के लिए उन्हें उच्च विभव पर ट्रांसमिट किया जाता है। उच्च विभव पर ट्रांसमिशन के कारण विद्युत क्षय कम होता है। उच्च विभव वाले ट्रांसमिशन से घरेलू उपयोग हेतु विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने हेतु अपचाई ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। अगर इसका PDF आप लोगों को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ जाकर जुड़ जाएं। थैंक यू दोस्तों।